जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन। दुख इस बात का है कि राजनाथ सिंह जी को अब ये सब बोलना पड़ रहा है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे उनके पार्टी के बाकी लोग उसी पे सरवाइव कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की बात पर कितना भरोसा किया जाए, वो आदमी जिंदा नहीं है जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। दुखद है कि ये गले मुर्दे उखाड़ने की आदत सी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उनके मंत्रियों को। दक्षिण भारत के मंदिर कितने भी उत्सव, मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे डिप्रेशन क्यों लगता है उन कॉरिडोर्स में मूव करते समय। इसका अर्थ हुआ कि वहां से लेके और आज तक राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? पाकिस्तान है, चीन है और बाकी सामरिक चुनौतियां हैं, उनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। और ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो प्रस्तुत करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। ऐसे बयान दीजिए जिसका कोई और छोर हो, जिसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण मौजूद हो। ये बेसिर पैर की बात है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर बवाल मचा है। कांग्रेस इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता रही है तो बीजेपी एक किताब का हवाला दे रही है। इन सब के बीच में सवाल यह भी उठ रहा है, जो रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक लो की स्थिति में है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे, लेकिन आज का पहला सवाल है, क्या नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, जैसा कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में किया है? क्या कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है? क्या नेहरू पर लग रहे आरोपों का कोई साक्ष्य नहीं है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस पैनल में जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता साहब भारतीय जनता पार्टी से, विनोद बंसल साहब वीएचपी से, तहसीन पूनावाला साहब बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए, मुमताज आलम रिजवी जी बहुत धन्यवाद आपका भी। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रोहन गुप्ता साहब, विपक्ष तो सिरे से खारिज कर रहा है इस बयान को, कह रहा है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ना और है ना छोर है, ना तथ्यात्मक कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है, ये मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है कि हर चीज़ को मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे। मैं और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तुष्टीकरण सिर्फ एक मुद्दे से नहीं होता है ना। मैं 4 एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। मुझे बताइए, वक्फ कानून जो भारत में बनाया गया है, इतने इस्लामिक देश हैं, मुझे बताइए कहाँ पे वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाया गया हो जहाँ पे विशेषाधिकार है। हज यात्रा के लिए जब लोग जाते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है। मुझे बताइए कौन से हिंदू धर्म स्थल पे जाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, मुझे बताइए आप।
तो एक भी बता दीजिए, आप एग्जांपल बता दीजिए मुझे कि हाँ चलो हिंदू बहुल वाला राष्ट्र है तो यहाँ पे जो आप कभी काशी जाएंगे या बनारस जाएंगे या गंगा जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। कम कुंभ में भी वो चीज नहीं हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जब वक्फ संशोधन की भी बात आई तब कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से नरसिंह राव के समय में उसको संशोधन करके और मजबूत बताया, वो भी आपको देखा। लेकिन कुंभ के आयोजन में तो हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं ना रोहन गुप्ता साहब। पहले कहा तो कांग्रेस तो मुसलमान है और मुसलमान तो कांग्रेस है। डी कुंभ के आयोजन में तो हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं, प्लीज। कुंभ के आयोजन में तो हम सरकारी खर्च करते हैं ना उस आयोजन में। देखिए मैं आपको वही कह रहा हूं, कुंभ के आयोजन में आप सरकारी जो खर्च की आप बात कर रहे हैं उससे क्या इनकम हुआ वो भी देखिए ना, आप पूरा लेखा जोखा करिए। आप कुंभ के आयोजन में सरकारी अगर खर्च हुआ है तो इकोनॉमी का क्या फायदा है वो भी आप देख लीजिए। मुद्दा यहां पे क्या है रमेश जी, किसी एक मुद्दे को आप जैसे राजनाथ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, यह तुष्टीकरण की राजनीति देश एक पहले दिन से देश में चल रही है और उसी का आज पूरा विरोध पूरा देश कर रहा है। मुसलमानों को हमेशा ये दिखा के भी आप तो स्पेशल है और उनके लिए भी कुछ किया नहीं है। मैं आपको और एक चीज बता दूं, उनको भी बेवकूफ बनाया। और तभी बिहार में जब आपने देखा होगा कि सीमांचल में जो परिणाम आए, कांग्रेस की आंख खोलने वाले परिणाम थे। बाकी तो ये वोट चोरी की बात करते हैं। क्यों भाई आप मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, तो उन्होंने क्यों आपको वोट नहीं दी? बट रोहन गुप्ता साहब, मैं आपसे एक बात पे बहुत डिफर करता हूं, उसका कारण है मुसलमान को छोड़ा, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने कहा मैं 4 एग्जाम्पल देता हूं। पहला, 1980 में डॉक्टर गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी इंदिरा गांधी ने बनाई थी। उसके बाद उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में देते हुए तब 15 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया। फिर 2006 में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसने कहा साहब देश में जितने भी हमारे चाहे ओबीसी हैं चाहे दलित हैं उनसे भी खराब हालात मुस्लिमों की है। तब फिर 15 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया। तो मुस्लिमों के हालात में तो कोई बदलाव आया नहीं, इसलिए आप जो तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हो कहां ठहरता है? तो मैंने वही तो कहा आपको, आपने मेरी बात सुनी नहीं रमेश जी। तुष्टीकरण की बात करनी और उनके लिए कुछ भला करना, मैंने यही कहा कि सिर्फ बातें की हैं, बातों में तुष्टीकरण किया है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब 4% जो है मुस्लिम आरक्षण का उन्होंने बिल पेश किया। उनको मालूम है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करता है। वो बिल को 2 बार भेजा। उनको मालूम था ये बिल ऊपर से रिजेक्ट होगा, पर उनको बताने के लिए मुसलमान भाई बहनों को नहीं, लेकिन रोहन गुप्ता साहब, लेकिन रंगनाथ मिश्र आयोग ने तो 10% रिजर्वेशन देने की बात कही थी ना। और रंगनाथ मिश्र साहब कौन थे ये सब जानते हैं। वो कौन? देखिए मैं आपको वापस कह रहा हूं, देश में कभी भी देखिए मैं वापस कह रहा हूं किस आयोग ने क्या कहा। संविधान जो है संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में क्लियर कट है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। वो कोई भी सरकार हो, इस रूल को आज तक ना कोई सरकार तोड़ पाई है ना तोड़ पाएगी, मेरा ये कहना है। मैं वापस एग्जांपल दे रहा हूं, कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुस्लिम आरक्षण। मुझे इसका लॉजिक तो बताइए रमेश जी, क्यों धर्म के आधार पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आप उसमें भी रिजर्वेशन देंगे? क्यों आप ओबीसी आरक्षण में से काटने से मुस्लिम आरक्षण देंगे? क्यों आपकी पार्टी का सीएम जाहिर मन से यह कहेगा कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान? रोहन गुप्ता साहब ऐसे तो आप कहेंगे आपको एक विशेष धर्म को यह करके और फिर भी उनके लिए कुछ नहीं करके। तहसीन पूनावाला साहब, मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि ये जो बयान आया है कि साहब, हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि साहब कब बन गई थी बाबरी मस्जिद, आई थिंक 25 के आसपास, 26 के आसपास। बाबर को रोहन जी ज्यादा फॉलो करते, हम लोग नहीं करते। बाबर बीजेपी के आइडल है, बाबर बीजेपी के हीरो है। बाबर से लेके औरंगजेब पूरे खानदान को बीजेपी उनके नाम पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस वालों को कोई पता नहीं बाबर कब आए, 1560 में, 1520 में, या आपको भी नहीं पता। भाजपा वालों को सब पता है, सब पता है भाजपा वालों को। बिना बाबर के इनका पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं सर, देखिए अभी मैं पुणे से दिल्ली आया, पार्लियामेंट चालू है और आपके साथ शो कर रहा था तो मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो पोल्यूशन है ये क्या सिर्फ मुसलमानों को या हिंदू को अफेक्ट करता है? इस पे बातचीत नहीं करनी। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 हो गया, ये क्या सिर्फ मुसलमानों या हिंदू को अफेक्ट करता है? इस पर बातचीत नहीं करनी। तो डाइवर्ट कैसा करना है? नेहरू जी ने ये कहा, औरंगजेब ने वो कहा, बाबर ने ये किया। भैया आप वर्तमान की बात कीजिए और सारी जो गलत काम हुआ आप नेहरू जी पे उसका ठीकरा फोड़ते। तो नेहरू जी
अगर नेहरू जी को गलत काम करना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमारे बीच से चले गए उसके बाद 14 साल में नहीं कर सकते? नहीं, इसी भाषण में राजनाथ जी ने कहा कि जो कुछ बदला वो 2014 के बाद बदला है। हाँ, तो 2014 के बाद सब कुछ अच्छा बना है, तो पोल्यूशन क्यों नहीं निकाले? उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है, औरंगजेब जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है? बता दीजिए। आज जो दिल्ली में हार्ट अटैक का पेंडेमिक हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये डॉलर के लिए 90 रुपए के लिए नेहरू, बाबर, औरंगजेब जिम्मेदार है? भाई इनको सिर्फ ये जब जब भाजपा डरती है पाकिस्तान बाबर को आगे करती है, इसके अलावा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अब जानते आपके शो पे टफ सवाल के जवाब देने नहीं, तो राजनाथ सिंह जी ने डाइवर्ट कर दिया। पार्लियामेंट में मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस हिंदुओं के विरोधी है, सब कुछ मान लिया। भाई बांग्लादेश में वर्तमान में हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा है, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, रोहन भाई भी मानते हैं। पाकिस्तान में मैं बांग्लादेश के भी वर्तमान की बात करता हूं। आज ही 1-1.5 साल हो गया इस बात को। पार्लियामेंट में कौन सी इस पर चर्चा हुई कि प्लान बी क्या है बांग्लादेश में? ये हमें बता दे। 4,000 भारतीय सीरिया में वर्तमान में काम करते हैं। वर्तमान में हमारी एक रिफाइनरी सीरिया में, प्लान बी सीरिया के अंदर क्या है वो बता दे। ये चीजों पर इनको बात नहीं करना है। बात क्या करना है? बाबर ने ये किया, फिर नेहरू जी ने वो किया, फिर औरंगजेब ने ऐसा किया। भाई वर्तमान में बात कीजिए ना आप। रोहन जी, सवाल वही है कि ये बात आई कहां से? क्योंकि अगर हम पटेल साहब, उनका निधन तो 1950 में हो गया, अगर मान लीजिए नेहरू चाहते भी थे तो उसके बाद तो वो 14 साल रहे, उनको मौका मिल गया था। वो अगर उनके मन में ये था तो वो जा सकते थे, बना सकते थे। देखिए रमेश जी, पब्लिक प्रेशर भी तो चीज है ना। आप किसी चीज को प्रयास करेंगे, आज उनको तो लगा था जब ओवर कॉन्फिडेंस था तो स्टार्टिंग में कर दिया, उसके बाद लगा कि नहीं पब्लिक सेंटीमेंट लोग समझना चालू करेंगे तो नहीं करेंगे। मुख्य मुद्दा अभी हमारे साथी ने कहा कि आप आज की बात करिए, मैं तो कल की बात कर रहा हूं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। रेवंत रेड्डी ने किस प्रकार से सनातन के, हिंदू धर्म के जो हमारे भगवान है, मैं तो इस महीने की बात कर रहा हूं जब रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। मैं तो कहां दूर की बात कर रहा हूं, मैं तो आजकल की बात कर रहा हूं। और आपने कहा कि मुद्दा डाइवर्ट, अरे भैया मुद्दा तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि जिस देश की जीडीपी 8.2% से बड़ी हो उसको कहां मुद्दा डाइवर्ट करने की जरूरत है? किसी ने हम पे जो टैरिफ डाला हो हमने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। आपके नेता कहते हैं कि हमारी डेड इकोनॉमी है, वो डेड इकोनॉमी बोलने वाले के मुंह पे कड़क तमाचा देश की जनता ने मार के दिखाया है 8.2% का वृद्धि दर करके। कौन सी डेड इकोनॉमी है? क्या आप देश के सामने? लेकिन रोहन गुप्ता साहब डाइवर्ट नहीं होते, इसी मुद्दे पे आते हैं। इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। मैं चैलेंज के साथ आपके साथ डिस्कशन करने को तैयार हूं। रमेश जी एक चीज, रोहन जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं इसी मुद्दे पे आता हूं। जो राजनाथ सिंह ने कहा ये तो एक बयान है, उसके आगे भी वो बहुत कुछ बोले। आप मुझे बताइए, हम क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के लिए जो किया, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान था, चाहे वो परमाणु पोखरण परीक्षण था, चाहे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम थी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रोग्राम था, उसको अंडरमाइन कर सकते हैं? कोई देश का व्यक्ति इन प्रोग्राम्स को अंडरमाइन कर सकता है जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुए? बिल्कुल नहीं। तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ? कोई मनमोहन सिंह के इस प्रोग्राम को चैलेंज कर सकता है जिसमें उन्होंने राइट टू फूड की बात की, सब कुछ नहीं कहा, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की है ना, मनरेगा जैसे प्रोग्राम की बात की है, जिन्होंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इस देश को बाहर निकाला, 1991 में ग्लोबलाइजेशन का रोड मैप रखा, उनके जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया इस देश के लिए, उसको कोई भुला सकता है? मुझे बताइए रोहन जी, आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं, आपको वहां का भी अनुभव है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इन कंट्रीब्यूशन को भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। कोई भी कंट्रीब्यूशन को, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमको किसी के भी कंट्रीब्यूशन को भुलाना नहीं चाहिए। मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, वो मनमोहन सिंह जी हो या जो भी हो, एक पास्ट में है, उन्होंने अपने समय पे काम किया, आज हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भविष्य की बात करनी चाहिए। पर आपको समझना पड़ेगा कि क्यों राजनाथ जी ने कहा कि शिफ्ट कहां पे आया, भविष्य की बात करनी चाहिए, फिर ये 1950 की बात क्यों? जो स्पीड, मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं वापस जरूरी है क्योंकि देश को जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने डे वन से तुष्टीकरण की रमेश जी, मैं मेरी बात को खत्म कर दूं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं, लेट मी कंप्लीट। वापस मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल भविष्य की बात करें, जीडीपी की बात करें, किस प्रकार से हो रहा है, रेवंत रेड्डी की बात करें, पर देश को यह भी जानना जरूरी है कि हमारे जो 75 साल गए हैं उसमें किस प्रकार के देश के साथ में इस प्रकार से छल हुआ है, क्यों, उसमें क्या गलत है? आप करिए, भविष्य की बात करिए, पर अतीत में जो हुआ है उसको भी तो हम देखेंगे। आपने कहा लोगों को यह भी तो पता है, ये जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इस देश को IIT, IIM और एम्स का ख्वाब दिखाया साहब।
देखिए वापस रमेश जी, मैंने आपको कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री ने जो भी देश की नींव रखी है 100% हमको उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर जो चीज गलत हुई है, जहां पे गलती हुई है, तुष्टीकरण में गलती ये हुई है। उसके बाद में चीन का हम बात करें, जब वॉर हुआ था वहां पे भी गलती हुई है। उसके बाद में इमरजेंसी की गलती बिल्कुल हुई है। जिस प्रकार से राजीव जी के टाइम पे गलतियां हुई है, गलतियां हमको चर्चा तो करेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके कंट्रीब्यूशन को हम जीरो बता रहे हैं, पर जो गलत हुआ है, जो तुष्टीकरण की मानसिकता कहां से आई है? नेहरू जी के समय से आई है। क्यों आई है? आज की भी कांग्रेस क्यों तुष्टीकरण की मानसिकता से शिकार है? ओके, तहसीन भाई, फिर मैं रिजवी साहब और बंसल साहब के पास जाऊंगा। अगर वहां से तुष्टीकरण हो तो आज की कांग्रेस का तुष्टीकरण लाजमी है। ठीक है तहसीन भाई, आज उनके सीएम भी जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण का आरोप लगता है। और इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये कहना, आई थिंक 2006 में उन्होंने कहा था कि इस देश में जो हमारे संसाधन हैं उनमें अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिमों का पहला हक है। तो ये जो बयान है, चाहे वो 15 पॉइंट प्रोग्राम्स की बात हो, चाहे सच्चर कमेटी हो, डॉक्टर गोपाल सिंह की कमेटी हो, ये सब ये इशारा करती है कि एक कम्युनिटी पे इतना ध्यान क्यों लगाया गया। रमेश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र करते हैं उसके बाद एक प्रेस रिलीज भी है, रिटन के अंदर है, पीएमओ से क्लैरिफिकेशन है, पूरा स्टेटमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक और जो पिछले समाज है उनके बारे में बात करते हैं। पूरा स्टेटमेंट है, SC ST अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमान समाज, वो इकोनॉमिक सेक्टर में जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट है, मिश्रा कमेटी रिपोर्ट, कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए हमें कोई प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, 15 पॉइंट प्रोग्राम, जिससे जो लोग गरीब है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो आगे आए। अब रोहन भाई ने कहा 4% रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, जबकि हो नहीं सकता। मैं बिल्कुल मानता हूं संविधान इसकी इजाजत नहीं दे सकता। रमेश भाई, थोड़ा मैं कमजोर हूं पॉलिटिक्स में, आप विद्वान हैं। चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में किसके एलाई है? बीजेपी के ना, शायद मोदी जी के साथ बैठते हैं ना। उनका थोड़ा आप गूगल कर दीजिए, उस पर उनका मैनिफेस्टो के अंदर वर्तमान में 2024 में चुना हुआ 4% रिजर्वेशन है या नहीं है। वहां पे तुष्टीकरण नहीं होगा। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं थगा नहीं। महेश शर्मा जी यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा मां सीता का जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। हमारा रिजोल्यूशन नहीं है। नहीं सर, बट आपके तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में है ना सर, वो तो मैनिफेस्टो में है ना सर। आपने क्यों नहीं कहा चंद्रबाबू नायडू जी के वो तुष्टीकरण कर रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार की बात कर रहे हैं। तो आप में वो गट्स होना चाहिए कहने को उनको बार। ये हमारा नहीं, आज हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। ओके सर, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं। हम लोग तो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं सर। आप अलायंस की बात ठीक है सर, चलो ये चैलेंज भी एक्सेप्ट है। स्पेसिफिक बीजेपी की बात रमेश भाई, ये चैलेंज भी एक्सेप्ट है रोहन भाई का। चलिए ये भी मान लेते हैं। नरेश अग्रवाल जैसे इंसान ने, घटिया इंसान, पार्लियामेंट के अंदर कहता है, जो शब्द कहता है मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी लात मारते उसको बाहर निकालते। आज कंसेप्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता है और उसका बेटा कौन सी पार्टी का मिनिस्टर है, कौन सी पार्टी का है। मैं बड़े अदब से कहता हूं, जितेंद्र सिंह जी से 3 बार सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट के अंदर कि राम सेतु पे हमारी सरकार गई, बीजेपी का स्टेटमेंट कैसे हो गया तहसीन भाई? तो आपने क्यों लिया? जो भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर का अपमान करता है, आप उसको नेता बनाते हो। कौन से बीजेपी भाई आप उसको नेता बनाते हो ना भाई? मतलब कांग्रेस। मैं बताता हूं आपको भाई, आपने तो उसको नेता बनाया। ये आपको ठीक लग रहा है रोहन भाई? पर आपने उसको नेता बनाया ना। लिबरल आदमी है रोहन भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, एज अ तहसील पुणे वाला, रेवंत रेड्डी ने जो स्टेटमेंट किया है, आपको लगता है करना चाहिए एक सीएम को? आप बताइए। चलिए मैं बोलता हूं, देखिए मैं बताता हूं रोहन भाई, किसी एक सीएम को ये बोलना चाहिए हाँ या ना? रोहन भाई मैं बहुत क्लियर हूं, इलेक्शन जीतने के लिए इस हद तक जाना चाहिए हाँ या ना? रोहन भाई मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज में कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आप में और मेरे में एक फर्क बताता हूं। मैं हर चीज में क्लियर हूं। आप लोग कल यही रेवंत रेड्डी, भगवान ना करे वो आएंगे नहीं, बीजेपी में आएंगे ना, बीजेपी पहला उनको लेके जैसे नरेश अग्रवाल को लिए। मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी का कोई मॉडल नहीं। आपको दूसरी बात बताता हूं रोहन जी, मुझे 30 सेकंड देना, 30 सेकंड देना, 30 सेकंड। राम सेतु पे हमारी सरकार गई, बात पार्टी की आइडियोलॉजी का कर रहे हैं। रोहन भाई 30 सेकंड, हम लोग कोई इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे। नहीं तो पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड पार्लियामेंट में बता रहा हूं, सरकार का स्टैंड बता रहा हूं। 30 सेकंड दे दीजिए। हमारी सरकार गई राम सेतु के ऊपर, कहे वो एफिडेविट दिया, राम जी काल्पनिक है, आपको याद है ये स्टेटमेंट? बिल्कुल दिया। राम सेतु के ऊपर गई हमारी सरकार, बिल्कुल मानते हैं बात, रोहन भाई भी मानते। रोहन भाई मुझे उस वक्त याद है, उसका अपोज कहते रोहन भाई। जितेंद्र सिंह जी से 3 बार पूछा गया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु का मामला चला है, 6 बार चीफ जस्टिस ने पूछा है कि आपका क्या स्टैंड है राम सेतु पे। सुब्रमण्यम स्वामी का पिटीशन है। जितेंद्र सिंह जी गूगल कीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कहते कोई राम सेतु से सैटेलाइट से हम देख नहीं सकते, अभी हमें पता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं देते। हमारी तो सरकार गई, आप क्यों नहीं कहते कि हम बनाएंगे? मैं वही कह रहा हूं, आप मौका परस्त हो। तहसील हर चीज को गलत कहता है, आप लोग नहीं करते। क्यों नहीं? आपने, अरे आपको तहसीन भाई, आपको मालूम नहीं है सरकार की योजना का?
दूसरी आपको योजना मालूम का ही नहीं है आपका राम सेतु की योजना सरकार की, मोदी सरकार की कि नहीं? आप चेक करिए ना। क्या योजना भाई? सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट में योजना है, मामला आप है। चेक करिए उसको। ये जो जिस प्रकार से मोदी जी ने, अरे आप चेक कर लीजिए ना। आप नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात मत करिए, आप जो अबे सरकार भाई, की बात मामला कर रहे तो हैं, उसका सुप्रीम मैं कोर्ट में, जवाब दूं। आपको दूसरी अभी बात shipping है, line बनाना आपने था। बिल्कुल सही बात करी कि अगर जो रेवंत रेड्डी ने, सुनिए रेवंत रेड्डी ने, अगर आपने कहा कि बिल्कुल वो नहीं बोलना चाहिए, मैं चाह रहा हूं क्या कांग्रेस पार्टी ये चीज बोल पाएगी? आप तो एनालिस्ट की तरह से आज कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी लेकिन रोहन भाई दिक्कत यही है ना, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उदाहरण दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी का बयान आपको सूट कर रहा है, इसलिए आपने पूरी डिबेट को रेवंत रेड्डी के बयान पे रख दिया। रेवंत रेड्डी का बयान आपको सूट कर रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप रेवंत रेड्डी के इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। सूट कहां से कर रहा है? हम तो लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू का जिक्र आता है, आप कहते हैं साहब उनकी बात मत करो, तो एलायंस है, उन पे हम बात नहीं करेंगे। साहब उनके चलते तो आपकी सरकार भी है सेंटर में। यही तो तुष्टीकरण है ना। अगर कांग्रेस का सीएम कोई चीज कहेगा तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? ये तो हम तो क्यों डिबेट क्यों नहीं करेंगे? अगर तो ये आपको इससे चिंता क्यों हो रही है? आपके लिए तो फायदा, आपके लिए तो पॉलिटिकली फायदा है भाई, आपको तो पॉलिटिकली फायदा मिलता है ना इसका। जितना आप कहते हैं कि कांग्रेस प्रो मुस्लिम है, उतना आपको फायदा मिलता है। रमेश भाई तो उनको समझाइए ना। तहसीन भाई अरे जब उनके समझ में नहीं आ रही, छोड़ दिए। विनोद बंसल साहब, ठीक है विनोद बंसल साहब, उसके बाद मैं रिजवी साहब के पास आऊंगा। आपको लगता है कि ना नेहरू जी जिंदा हैं, ना पटेल साहब जिंदा हैं, फिर उनके बारे में क्या बात करनी? मुझे लगता है कि इस डिबेट को कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रखते तो ज़्यादा ठीक था। हमारा रहना ठीक नहीं था इस डिबेट में, क्योंकि डिबेट के आधा समय निकल गया। तो आपको लग रहा है कि आप राजनाथ सिंह के बयान से असहमत हैं? क्योंकि पॉलिटिकली नहीं, बात सहमति और असहमति की नहीं है। मेरे माननीय रक्षा मंत्री हैं, उनकी बात से मैं कैसे असहमत हो सकता हूँ, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि ये दुनिया को पता है इस बात का, कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि कांग्रेस की मन और मानसिकता किधर रहती थी। आखिरकार कांग्रेस अगर ऐसी चाहती तो राम जन्मभूमि का विवाद जो है ना 70 वर्षों तक जो है ना हमें लड़ना नहीं पता। और आप देखिए कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ढह गया, उसके बाद, उससे पहले जो है, बल्कि मैं कहता हूँ कि जब 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था, उस निर्णय की रात्रि को उसी शाम को सोनिया जी ने कहा था कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। तो इससे कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस उसमें पार्टी भी नहीं थी, सोनिया गांधी जी को तो उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं था, उनको तो शायद ABCD पता भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो विदेशी महिला थी, आकर के यहाँ पर राजनीति अपनी जमा रही थी उस समय। लेकिन उस समय जो है ना जी, उनका ये बयान जो है ना इस बात को कहता है कि कांग्रेस का हिंदू द्रोह किस पराकाष्ठा पर था। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो नेहरू जी ने जो सोमनाथ मंदिर हिंदू द्रोह कहां से आ गया, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हिंदू द्रोह कहां से आ गया? जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा है, इसमें हिंदू द्रोह कहां से आ गया? हिंदू द्रोह नहीं आया भाई साहब, मैं कहता हूं जब 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, निर्णय हमारे फेवर में आ गया, तो उसको अपील में ले जाने का अधिकार क्या कांग्रेस को था? क्या कांग्रेस अध्यक्षा को था? क्या कांग्रेस में पार्टी थी क्या? लेकिन इसके बावजूद भी ये हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा थी, इसलिए तो उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और क्या मतलब था? नहीं तो कांग्रेस क्यों बोल रही है इस बात को लेकर के? और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ढा गया, इससे पहले जो है ना हमने शिलान्यास की कितनी परमिशन दी, कितनी मिन्नतें की, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी। आप सोचिए ताला लगवाने वाला कौन था? केंद्र सरकार थी ना, ये उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी ना, थी। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 6 दिसंबर 1992 को जब जो राम भक्तों के पौरुष से वो ढांचा ढह गया, बाबरी धूल धूसरित हो गई, उसके बाद देश भर में दंगे कराना और हमारे मंदिरों पर, देश नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हमारे मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं पर हमले करवाना, उसको एक दिन भी नहीं रोक पाई कांग्रेस। आखिरकार कौन थे ये षड्यंत्रकारी? आखिरकार कौन थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जब मामला केस आया सुनने को, तो ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और ये कई सारे कांग्रेस के 15 वकील थे भाई साहब, 15, आपको पता है, जिनकी फौज लग करके उन्होंने ये कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को भी सुनवाई शुरू करने की जल्दी क्या है? शुरुआत करते 2019 के इलेक्शन, आप कहते हैं कि हाँ मैं नेहरू साहब के, विनोद बंसल साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले आएंगे। विनोद बंसल साहब, जब आपका स्वास्थ्य खराब होता होगा, आप एम्स जाते होंगे, वो एम्स किसने दिया इस देश को?
नहीं, अभी एम्स पे डिस्कशन चल रहा है। नहीं, मैं इसलिए या अरे रमेश जी आप मंदिर की बात करें, मैं हॉस्पिटल, भाई आप केवल उसी को क्यों ला रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं इस देश को इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देने वाले व्यक्ति के इन बातों को भी तो सामने लाइए। रिजवी साहब, मैं आपका जवाब चाहता हूं। नहीं, क्या उन्होंने अपने घर से दिया था कि इंस्टीट्यूशन? नहीं, एक मिनट रमेश जी रुकिए जरा जी। रमेश जी रुकिए, 20 मिनट की डिबेट के डिबेट कराने के बाद में बोलिए मेरी बात को पूरी नहीं होने दिया, आप तुरंत जम करना चाहते हैं, मुझे मत बुलाइए प्लीज। बोलिए, ऐसे ठीक नहीं है ये बात। अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बोलिए। कांग्रेस हिंदू द्रोही पार्टी थी, कांग्रेस हिंदू द्रोही पार्टी है, और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज रेवंत रेड्डी का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट उस आग में घी डालने का काम करता है। आप देखिए कि जो वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटा प्रियंक खड़गे क्या कहते हैं, सुना नहीं क्या आपने? उनकी पार्टी की सरकार वहां पर कर्नाटक में क्या कहती है, सुना नहीं क्या आपने? क्या स्वयं जो कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने अभी हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा करते हुए राम मंदिर और सबको लेकर के जो स्टेटमेंट दिया था, क्या आंख बंद थी क्या सबकी? क्या कान बंद थे सबके, या बहरे हो गए थे ये? अरे कमाल की बात करो रमेश जी। अरे बंसल साहब, अगर कोई मंदिर में नहीं आ रहा है, पूजा अर्चना में नहीं आ रहा है, ध्वजारोहण में नहीं आ रहा है, तो उसकी मर्जी है ना, आप उसको जबरदस्ती थोड़ा बुला सकते हो। अगर कोई नहीं आना चाहता, उसकी मर्जी है, उसका विवेक है, सब लोकतंत्र है। अरे मुझे कोई आने की जरूरत तो फिर आपको क्यों तकलीफ होती है? अरे कोई नहीं आ रहा, आप चले जाइए, आपका मन कर रहा है आप चले जाइए। उन्होंने आना भी नहीं है। देखो जो बैप्टाइज हो गए तो मंदिर कैसे आएंगे? यार रमेश जी, एक्चुअली आवाज में वॉइस में डिले है, मैं समझ नहीं पा रहा एक्चुअली। ना तो मैं आपकी बात समझ पाऊंगा, ना मैं आप मेरी बात समझ पाएंगे। आप ज्यादा नाराज मत होइए, अपनी बात रख लीजिए। कर लीजिए, मैं आपको टू द पॉइंट जवाब दूंगा, और नहीं तो फिर मुझे बोल दीजिए। तहसीन भाई, आप जवाब दीजिए, तो रिजवी साहब के पास क्या होता है कि आपकी ऑडियो में डिले है। मैं समझ गया, तो मुझे ये नहीं पता अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं। डन, मैं समझ गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस मंदिर जाएगी, ये दुनिया को पता है, लेकिन इलेक्शन से पहले आएगी। और कांग्रेस अगर सामान्य दिनों में मंदिर जाएगी, ये कांग्रेस के लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते, खासकर वो लोग जो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, बैप्टाइज पहले से हो चुके हैं। एक क्रिश्चियन माँ की संतान जो है ना, वो मंदिर जाने का दिखावा ही कर सकती है। केवल 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद रिजवी साहब मैं आपके पास आता हूं। 30 सेकंड के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, ये डिबेट हमारी जारी रहेगी। तो नेहरू सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, पटेल ने उनको रोक दिया, इस कारण नहीं बनी, ये कहना है राजनाथ सिंह का, और इसी को लेकर बवाल मचा है सड़क से लेकर संसद तक। हमारा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं तहसीन भाई आप जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रिजवी साहब के पास जाऊंगा। देखिए, मैं फिर से यही कह रहा हूं, अभी पोल्यूशन के मामले में अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। डबल इंजन की सरकार ने एक पूरा पैनल बनाया, पूरा पैनल सर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। सोचिए, इतना ऐतिहासिक कदम, ये कदम कभी नेहरू साहब ने नहीं सोचा था। पैनल बनाया पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। काश ये विजनरी लीडरशिप होती। और हम यार टीवी चैनल पे ये बैप्टाइज है, वो चर्च जाता है, वो मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद में जाते, ये विषय है, ये विषय है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, इकोनॉमी का मुद्दा नहीं। 8.2% ग्रोथ है, लेकिन इन्हीं की सीएमआई का डेटा है कि 20% अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन इंडिया में। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपको आना नहीं चाहिए था, आप डिबेट में आए क्यों थे? क्योंकि आपको एक्सपोज करना था, आपको एक्सपोज करना था। ये चर्च जाता है, बैप्टाइज है, ये मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इसके सिवा आपने क्या किया? इसके सिवा क्या किया? क्या सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है? क्या पोल्यूशन से सिर्फ हिंदू पीड़ित है, मुसलमान पीड़ित नहीं है? कि सिर्फ मुसलमान पीड़ित है? वहां पे भी भगवान अल्लाह तुष्टिकरण कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप पैनल बना रहे हो पोल्यूशन के खिलाफ, क्या सिर्फ हिंदू बच्चे मुसलमान बच्चे पीड़ित नहीं है? इस कौन सी बात कर रहे हो? आज हमें क्या चाहिए? आज हमें नौकरी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। वो सारी बात छोड़कर बैप्टाइज कौन है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद दिखा रहा है, आपको से क्या लेना देना भाई? आप देखिए किसके पास घर है, आप देखिए किसके पास खाना है। देश के लिए खतरा होंगे वो। 80% लोगों को 5 किलो राशन पे रहते हैं। ये आपने देश की हालत कर दी है। एक शब्द नहीं बोलते आप। अरे बड़ी बातें करते हो। अरे मैं सबको बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं, मैं हिपोक्रेट हुई नहीं, सबको बोलता हूं मैं। कभी तो धरातल पे आ जाओ, ये ठीक बात नहीं है। आपके रास्ते पे कभी नहीं आऊंगा, आपके रास्ते पे कभी नहीं आऊंगा। देश के संविधान के रास्ते पे चलूंगा। आपका रास्ता संविधान के खिलाफ है,
आपके रास्ते पे कभी नहीं आऊंगा। टॉपिक का जो डिबेट का जो टॉपिक है उस टॉपिक को बोलने का साहस किया करो आप। अब उसी टॉपिक पे बोल रहा हूं मैं, उसी टॉपिक पे। टॉपिक भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इसलिए निकाला ताकि वो इसी पर डिबेट हो। राजनाथ सिंह ने टॉपिक भी इसलिए निकाला ताकि इस पर डिबेट हो। आप बाकी मुद्दों पर डिबेट नहीं चाहते, हम सब समझते हैं और आपको एक्सपोज कर रहे हैं। इसी को कांग्रेसी मानसिकता कहते हैं। अरे भाई, मेरी मानसिकता देश की है। जब जो काम करने का वो काम नहीं करेंगे, जो काम नहीं करने का काम करेंगे। आपने पैनल बनाया पोल्यूशन को मॉनिटर करने का। अभी बंसल साहब तहसील भाई, रिजवी साहब मैं आपके साथ, आप बताइए रिजवी साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आपका कितना तुष्टीकरण हुआ है और कांग्रेस के तुष्टीकरण से आप लोगों को कितना फायदा पहुंचा आपकी कौम को, प्लीज बताइए। ठीक है बंसल साहब, प्लीज शांत हो जाइए। बंसल साहब शांत हो जाइए। रिजवी साहब आप जवाब क्रोधित क्यों है बंसल साहब? रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरे 30 मिनट बाद आपने हमें दावत दी है बोलने की। 30 मिनट बात करते हैं और सारे पहलुओं पे बात हो गई है, लेकिन रोहन जी की बात को मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 15% लोगों का तुष्टीकरण कर रही थी और तुष्टीकरण का अंजाम यह हुआ कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अब बीजेपी ये कर रही है कि 85% लोगों का तुष्टीकरण कर रही है। उनकी क्या हालत होगी वो आने वाले, वैसे अब पता चलने लगा है, क्योंकि आप देखिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ दिल्ली में पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ दिया गया, 200 मंदिर तोड़ दिए गए काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पे। अयोध्या में न जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए और न जाने क्या क्या बड़े बड़े सरमायाकारों के लिए कहाँ कहाँ झुग्गियाँ भी। देखिए बिहार में सरकार आई, वहाँ झुग्गियाँ सब साफ होने लगी हैं। तो अब ये 85% का तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम तो 15% थे, तो हम दलितों से बदतर हो गए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अब ये जो 85% का तुष्टीकरण बीजेपी ने शुरू किया है, ये कहाँ जा करके रुकेगा और उसका अंदाजा इससे लगा लीजिए। अभी ये कह रहे थे कि हमारा अरे मौलाना साहब वो हो गया, मंदिरों को तोड़ के 85% का तुष्टीकरण हो रहा है क्या, बताओ ना। 90% नहीं, 1 मिनट मैं आपका भी जवाब दूंगा। मंदिर टूटने मैं के बाद आपका भी जवाब दूंगा। देखिए मस्जिद को शहीद करने वालों से मैं बात नहीं करूंगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं अच्छा, कांग्रेस पे ये इल्जाम है कि ये हिंदू द्रोही है। अगर कांग्रेस वाकई हिंदू द्रोही होती तो आज जो बड़े बड़े ओहदों पे सरकार बैठ करके सरकार चला रहे हैं सब जेल में होते। हमारा तो मसला ही यही है कि सांप को कांग्रेस दूध पिलाती रही और सांप हमें डसते रहे और कांग्रेस डसने के नाम पे सांप को कभी कुछ नहीं कहा, हमें मरहम लगाया। हमें जब मरहम लगाया या हमें जब दवा दिया तो वही काटने वाले ये कहते रहे देखिए कह रहे हैं कि अभी तो 60% लोगों को या तो हम कन्वर्ट करेंगे और नहीं तो देश के लिए खतरा बनेंगे। आज हम कहां हैं? तो इसलिए एक के लिए चारा दूसरे के लिए बेचारा, ये हमारी जिंदगी बन गई। दोनों के दरमियान में हम तो पिस गए, हम तो कहीं के नहीं रह गए। और कांग्रेस ने कहा कि भाई तुष्टीकरण, आप बताइए कि बड़े बड़े लीडर जो आए, बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री बने, इसीलिए डॉक्टर उमर नबी बन करके लाल किले पर बम फोड़ रहे हैं। खड़ी हुई कहां हम लाल किले के सामने बम विस्फोट कर रहे हैं? बताइए जरा से, तो क्या हो रहा है आपके लिए? इसलिए और आ जाइए, देखिए अभी ये बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं अभी ये कुंभ की बात कर रहे थे यहाँ पे। अरे रुक जाइए बंसल साहब, रुक जाइए जरा से, एक मिनट रुक जाइए। सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग हैं उसमें आप देखिए, बनाइए। मुमताज रिजवी साहब, बंसल साहब, ये बहुत व्यक्तिगत मामलों में मत जाइए। मैं आ रहा हूं, मैं एक एक बात बता रहा हूं आपको। भाई आपने बता दिया ना कि आप तुष्टीकरण की बात की गई, लेकिन आपका आर्थिक शैक्षणिक उत्थान नहीं हुआ। मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ रहा है, लेकिन एक मिनट मैं तो मुझे बात करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए। नहीं, लेकिन बंसल साहब जो बात कह रहे हैं, रिजवी साहब जो बंसल साहब बात कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? महमूद मदनी साहब अपने भाषण में कह रहे हैं कि साहब 30% लोग हमारे खिलाफ हैं, 60% तटस्थ हैं, इनको हमारी अपनी तरफ करना होगा। भाई ये भी तो गलत है, वरना जिहाद होगा, जुल्म होगा तो जिहाद होगा। ये क्या तरीका है भाई? आप भारत में रह रहे हो, भारत में इस तरह की भाषा बोल रहे हो, ये किसको, ये कौन एक्सेप्ट करेगा इस भाषा को? ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी मत दीजिए ममता जी।
नहीं, ये कोई गलत भाषा नहीं। सुन लीजिए रमेश जी सुनिए। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी मत देना, याद रखना। आप ही बता रहे हो लेकिन आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो। हम लोग तो साहित्यकार हैं। सुनिए सर। अरे चुप रहिए, धमकी आप देते हो, हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हो, संविधान को खतरा आप पैदा करते हो, 400 सीट लाएंगे आप बात करते हो, धमकी आपकी तरफ से दी जाती है, हमारी तरफ से नहीं। हम महमूद मदनी ने कहा कि जब जुल्म होगा तो जुल्म क्यों होगा बताइए, क्यों जुल्म होगा, क्यों जुल्म होगा? ये लश्कर तैयबा का साहित्य पढ़ा है। धर्म है जो नहीं कहता बुराई को खत्म करो, जो बुराई ये रावण जो हर साल जलाए जाते हैं, ये रावण जलाने का हमें मकसद बता दीजिए। रावण जो आप जिहाद लड़ना है तो आप जाइए सीरिया को जो मारते हो, जिहाद लड़ना है तो पाकिस्तान जाइए, मकसद बताओ हमें क्या है इसका मकसद, सीरिया जाइए, क्यों रावण को जाइए, जलाते हो बताओ, साबित करो इसको, साबित करो ना कि रावण क्यों जलाते हो, इसका मकसद क्या है? ये रावण का जलाना क्या है? जिहाद को भी जलाएंगे, हम कह रहे हैं रावण का जलाना क्या है? बंसल साहब, रिजवी साहब, ये हरी कथा अनंता चलेगा, इस पे बात करने से कोई फायदा नहीं। जो मूल मुद्दा है, और रोहन गुप्ता साहब से मैं बात कर लेता हूं। रोहन गुप्ता साहब, मैंने तो रिजवी साहब के मुंह से पूछवा दिया, जिसको आप तुष्टीकरण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब अगर हमारा तुष्टीकरण हुआ तो हमारे हालात इतने बदतर क्यों है? और ये कोई एक बार नहीं, 2 बार कमेटी की रिपोर्ट में बकायदा जो स्टैटिस्टिक्स के साथ ये साबित हुआ है, तो कहां उनका तुष्टीकरण हुआ? बिल्कुल, देखिए आपने रमेश जी बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका बहुत अच्छा जवाब दूंगा। फर्क क्या है ये सरकार और पुरानी सरकारों में? पहली सरकारें तुष्टीकरण में मानती थी और ये सरकार सशक्तिकरण में मानती है। आज सारी योजना का लाभ मिल रहा है, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अगर 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और मुसलमान ज्यादातर गरीब थे, तो कौन आया? प्रधानमंत्री आयुष्मान बीमा योजना की आप बात कर लीजिए, जनधन योजना की बात कर लीजिए, उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, जो भी सरकारी योजना के लाभार्थी है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आंकड़ों के साथ, 28% से ज्यादा उसके जो लाभार्थी है मुस्लिम कम्युनिटी। रोहन गुप्ता साहब, ये तो हमेशा से होता आया है, सरकारी योजनाएं सभी के लिए होती है। और सशक्तिकरण में आप बोल रहे हैं कि मैं आपके बीच, ये कौन सी बात है रोहन गुप्ता बिल्कुल, जी, आप तो ऐसी बात बता रहे हो बिल्कुल से। किसके लिए तुष्टीकरण हुआ? जब सारे, मैं यही कह रहा हूं कि किसी एक के लिए बात करना तुष्टीकरण है, 140 करोड़ भारतीयों के लिए बेहतरी के लिए काम करना, यही मिनिस्टर में एक मिनिस्टर क्यों नहीं है? कहता हूं जो बिहार में 72 मिनिस्टर में कोई मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं, हमें ये बताइए। वोट दिए हैं और आज डर के, रमेश जी मैं आपको कहना चाहूंगा, क्यों होना चाहिए आधिकारिक तौर पे, क्यों होना चाहिए मुस्लिम मिनिस्टर? करीब 6 महीने। अरे भाई आप ही के लोग कहते हैं भाजपा वोट नहीं देती, अरे तो मंत्री क्यों नहीं बनाते आप? मुसलमान महिलाएं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, वो लोग डरते हैं बाहर आके बोलने में कि ये जो चंद लोग बने बैठे हैं ये उनको माफ नहीं करेंगे, इसीलिए बोलते नहीं है। यही फर्क है। आज करीब 15% लोग मुसलमान में बीजेपी को वोट कर रहे हैं, उन्होंने जेबना के फायदे लिए हैं। अरे मैं कोई बिहार का हूं क्या कि वहां जाकर के वोट थी, वो आज खुश है। बिहार के लोगों ने दिया, यही समझना पड़ेगा। और वोट इतना दिया कि वोट से ज्यादा वोट पड़ गया, उसके लिए किसी को कोई वोट इतना दिया कि वोट से ज्यादा वोट जो आतंकवादी हमला होने के बाद भी ये कहते हैं इतना वोट लोगों ने दिया कि ज्यादा पड़ गए, उसके खिलाफ हम लोग जितना वोट था उससे ज्यादा वोट वहां पे पड़ गए, ये हम सबको समझना पड़ेगा। और यही भाजपा की नीति है। बड़ी ताली बजाने वाली बात हो गई। किसी ने मुसलमान के खिलाफ बात नहीं की है, पर राष्ट्र पहले होगा। आपको अगर वंदे मातरम से आपत्ति होगी तो नहीं चलेगा। नहीं तो किसी के, अरे हमें ये पूछ लीजिए, कनपट्टी में बंदूक रख के थोड़ा वंदे मातरम गवाएंगे। तुष्टीकरण ये कर रहे हैं, भाई बोलिए। देखिए हिंदू तुष्टीकरण पर बोले, ये ऑन अ लाइटर नोट, हिंदू तुष्टीकरण पर ये बोले, बात करें। सर मेरा चांस है, आप ही की टीम को ऑन अ लाइटर नोट, आपकी टीम का किसी बीच में अभी बंसल साहब ने मौलाना साहब को बोला आप जाकर बिहार में वोट मौलाना साहब, अब मौलाना साहब बीजेपी के मेंबर सब जगह बट आपको कहा, आप खुद ही मानते हैं। एक्चुअली रोहन भाई इस बहाने बंसल साहब और आप मुस्कुराए तो सही। बट ऑन अ लाइटर नोट, मौलाना साहब बेचारे कैसे बिहार जाएंगे वोट देने को? उनका वोट यहाँ पर है। वो तो अगर बंसल साहब की चले तो उन्हें भी पकड़ के बिहार ले जाके बीजेपी को वोट डलवा देंगे। हम नहीं मुस्कुरा रहे हैं, हम पिस रहे हैं। देखिए, अरे आप नहीं पिस रहे रिजवी साहब, ऐसी बात मत करिए। देखिए
बेसिन भाई ने कहा ना, मैं भी आपके साथ फाइलिंग करके। देखिए एक अरे हम पीस रहे हैं, रिजवी साहब तो वो है जो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। नहीं, देखिए, नमक हरामी की हद है, इनके नाम मुमताज है ना जी। शाहजहां मर गया, उसका चला गया, मुमताज अकेली रह गई है। कोई थाली हमारी है और जो खा रहे वो भी हमारा है। अरे मैं जो समझ रहा थाली हूं है कि वो मुमताज भी चला हमारी, गया तो जो भाई खा रहे वो भी जब हमारा। शहंशाह चला गया तो मुमताज किसी तो का पिछेगी ना। एहसान नहीं है। मुमताज का दोहन तो शहंशाह ने किया था ना, शाहजहां ने। अब मैंने आपको बोला बाबर औरंगजेब पूरा वही तो परिवार कर रहा है। ऐसा है बंसल जी, सब आगे, लेकिन पोल्यूशन नहीं आएगा। बंसल जी मजाक उड़ा लीजिए, वक्त बदलता है, हालात बेरोजगारी बदलते नहीं हैं। आएगी। मुझे लग रहा है बंसल जी ने एयर प्यूरिफाई लगवा रखा अच्छा वाला। बंसल जी का एकदम अरे उसी लाल लंग्स किले एकदम पे मस्त जाते चल हो, बदला है, बहुत बदल गया। उसी लाल किले पे जाते अरे हो, देखो झंडा आपका फहराने। पड़ोसी कैसे वक्त के वहीं मजे ले रहा है। ताजमहल पे जाते हो, आपका ताजमहल पड़ोसी देख वक्त रहे। के कितने मजे ले रहा है, कुतुब देखो। मीनार पे जाते हो, कांग्रेस में इनके मजे हो रहे हैं। बुलंद करते हो। अरे मुमताज जी आप अपने बताइए बादशाह ना। को मत याद करो। ये अरे भारत हम के कह रहे हैं धरती कि आप में आ बताइए जाओ। ना, लाल किले ज्यादा पे ज्यादा जब उड़ोगे आप तो ठीक नहीं झंडा रहेगा। फहराते हो तो जिस क्या है थाली लाल में किला? खाओगे उसमें छेद किसने करोगे तो बनवाया अगली था बार लाल खाना किला? नहीं टिकेगा। लाल किला किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? कुतुब अच्छा, मीनार किसने किसका बनवाया था? है? आप बताइए ना। किसने बनवाया था? उस पे फक्र करते हो। किसने बनवाया था? हाँ? मुगलों ने बनवाया था। किसने बनवाया और वो लाल लुटेरों किला? ने, टुच्चों ने बनवाया था। किसने लाल वो किला कंगालों बनवाया? ने बनवाया ताजमहल था। किसने बनवाया? वो बदमाशों ने बनवाया था। अरे छोड़ दो, आपका अरे नाम कोई मुमताज लुटेरा है, नहीं उधार था। के नाम पर, लुटेरा उधार नहीं के था नाम इस पर मुल्क उनके के ज्यादा अंदर। मेहमान रिजवी मत साहब करो। और उन्होंने उधार हुक्म बंसल साहब एक पर ज्यादा मिनट, मेहमान एक अब आप मत सीरियसली करो। बात कर ले। आपका रोहन नाम गुप्ता साहब मुमताज ठीक नहीं है। है तो लुटेरा। अरे वो हमारे याद करिए साहब, वो हमारे ये सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे देश की आन बान और शान है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो साहब। ये तो बहुजन जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, उसके लिए आप लड़ रहे हो। बहुजनों का देश है रिजवी ये। साहब क्यों नाराज हो रहे हैं साहब? समय नहीं बनाया, याद रखना। वो लुटेरे नहीं बना सकते ऐसी बड़ी। अरे रुक जाइए बंसल साहब, अरे ये तो रोहन बहुजन गुप्ता साहब समाज का एक बात देश मैं है ये। जरूर करना चाहता हूं। बहुजन राष्ट्र है ये ये। जो बार बार आप लोगों पे आरोप लगता है कि साहब रियल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के बयान जानबूझ के देते हैं ताकि जो असली मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाए और इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होती रहे। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए मैंने आपको रमेश जी बयान पहले ही दिया, कहा उसका कि क्या रियल करोगे जी? मुद्दे सारे ने क्यों मुद्दे बोला रियल जी इस हैं। पे? जीडीपी की बात करते हो, मैं आपके साथ डिबेट के लिए तैयार हूं। बट सर जो भी मुद्दा आपने बताइए, जीडीपी की कौन सा बात ऐसा की, मुद्दा आपने है जो कहा मैं बात करने के लिए 8.2% तैयार हूं। हमारा जो बिल्कुल सारी सेकेंड मुद्दे पे क्वार्टर बात का करेंगे। ग्रोथ रेट अब आया सरकार है और पिछले 5.2 के मुकाबले इस बार 3% ज्यादा है। वहीं फिर आईएमएफ ने हमारे डाटा पे सवाल उठाए सर। वही कहना था उसको। आईएमएफ, अभी आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के वापस मैं नीचे बोल आए। रहा हूं। नहीं, देखिए, सेम टाइम IMF ने कहा कि आपका इंटरनेशनल डेटा मॉनेटरी फंड हमारे डेटा को लेकर सवाल उठा रहा है सर। सीट बड़े बड़े इकोनॉमिक्स में मैं कुछ पढ़ रहा था, वो हमारे डेटा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वापस देखिए रमेश जी, ये जो 250 लाख करोड़ डेटा पे सवाल देखिए रमेश जी, वापस मैं बोल रहा हूँ, ये जो हमारे वहां पे हर चीज को पकड़ के उसको कैपिटलाइज करने की जो आता, आपने कहा डेटा पे सवाल उठाया। IMF ने किया। क्या है रेटिंग बी का मतलब क्या है? आप वो डेटा गलत नहीं है, अगर डेटा गलत होता तो उसको पब्लिश ही नहीं होने दिया Again, जाता। sir, convenience। पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, एक्यूरेसी ऑफ डेटा और डेटा गलत होना, दोनों में बहुत बड़ी फर्क है। और वापस एक चीज मैं बोल रहा हूं, और एक चीज रमेश जी, जिस प्रकार से यूएस ने टैरिफ देश पे डाला, जिस प्रकार से ये जो कांग्रेस वाले, उनको तो माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि देखो टैरिफ के डर से जो है, एग्रीमेंट के डर से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डर से जो है हमने जो युद्ध विराम कर दिया। क्यों मुंह में दही जम गया उसके बाद में? आज तक भारत खड़ा है कि हमारे किसानों का जहां पे गलत होगा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रोहन जी, उस चैलेंज को बाजू में रोहन जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। के बाद भी आज हमारी अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो देश की सरकार और देश की जनता को उसको क्रेडिट जाना चाहिए। मैं कहां डाइवर्ट कर रहा हूं? मैं चैलेंज के साथ मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, जीडीपी पे करने को तैयार। सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मुद्दा है कि मैं नहीं कह रहा सर, डाइवर्ट तो ये लोग कर रहे हैं भाई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर यही आईएमएफ का कल डेटा आ जाए कि भारत की ग्रोथ रेट जो है वो इस ईयर में 7.8 से 8.2% के आसपास रहेगी, रोहन गुप्ता साहब उसी आईएमएफ को कोट करेंगे न्यूज नेशन के मंच पे। और अभी आईएमएफ ने डाटा एक्यूरेसी पे सवाल कर दिया, थर्ड ग्रेड कह दिया, तो बोले साहब नहीं, उनकी बात नहीं माननी। तो हमें कोई तो पक्ष समझना होगा ना, किसी पे तो हम सहमत दिखेंगे। नहीं, मैंने उसको नहीं, वापस मैंने बिल्कुल नहीं, रमेश जी दोनों चीज को आप मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने आईएमएफ के डेटा का जो आपने बी ग्रेड दिया उसका मैंने रीजन दिया, उसका इंटरप्रिटेशन कांग्रेस द्वारा यह किया जाता कि डेटा गलत है। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि जो डेटा पॉइंट्स की बात है, एक्यूरेसी पे बात की है, दिस इज कांस्टेंट इंप्रूवमेंट और वो होता जा रहा है। मुद्दा यहां पे यही है, कोई भी डेटा हो,
मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो ये कहेगा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, और विपक्ष नेता के तौर पे अगर इंडिया को आप डेड इकोनॉमी कहते हैं तो क्या देश की जनता का अपमान नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए रमेश जी। तहसीन भाई, ये तो बात सवाल है कि विचार भेद हो सकता है, इकोनॉमी को डेड नहीं कह सकते, सरकार के साथ आप लड़ सकते हैं, पर देश की इकोनॉमी आप कह रहे हैं डेड डेटा पे, लेकिन साहब ये मिडिल क्लास जो डिमांड जनरेट करता है, पूरी दुनिया की नजर हमारे मिडिल क्लास पे रहती है, उस इकोनॉमी को डेड अगर आप कह रहे हैं तो साहब इस पे कौन विश्वास कर लेगा? तहसीन भाई, यहाँ तो आप कह रहे हैं बहुत क्लियर रहता हूं माइंड से, आप मुझे बताइए इस बात, ये तो गलत बात है। नहीं, इस भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, लेकिन भारत की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो रोहन भाई डिबेट या उस पर बातचीत करना नहीं चाहते, पार्लियामेंट पे भी नहीं करना चाहते। जैसे पहली बार आईएमएफ ने इसको सी ग्रेड कहा, इसके पहले हमेशा बी या ए ग्रेड होता था इन हमारी जो रिपोर्ट्स, इन्होंने पैरामीटर्स चेंज किए। फिर भी मैं मानता हूं कि ग्रोथ हो रही है। रोहन भाई, मैं 30 सेकंड बोल रहे हैं, वो बता दीजिए। बोलिए प्लीज। वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत कहा ना डेड इकोनॉमी कह के, वो ये कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल 8% अगर आप ग्रोथ पकड़ते हो तो फिर राहुल गांधी ने गलत कहा कि नहीं कहा? अरे रोहन भाई, इधर उधर नहीं जाएंगे। रोहन भाई, मौलाना साहब भी नहीं दे रहे, आप भी नहीं दे रहे, ये बीच वाला हमेशा पीसता है जो रोहन भाई ने आपको पकड़ लिया, तहसीन भाई ने वो ये कह रहे, पकड़ लिया आपको, रोहन भाई ने पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, उसको राहुल गांधी ने कहा डेड इकोनॉमी ने नई कौन सी बात कही? दोबारा से कह रहा हूं, सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूं मैं राहुल गांधी की बात से। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। 100% कैसे डेड इकोनॉमी है? इम्पॉसिबल है। ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन ग्रोथ अनइवन हो रहा है, और उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। क्या हो रहा है? हम एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं। अगर 8% हम ग्रो कर रहे हैं तो फिर 20% अनइवन अभी थोड़ा है साहब, ये अनइवन तो पहले से होता चला आया है। बिल्कुल भाई, आप क्या करें, 2004 से 2014 तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा था, तब भी अनइवन था, मैं आपको गिना सकता हूं आंकड़े। लेकिन 2004 से लेके 2014 तक जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जिस रेट से बढ़ी है उस रफ्तार से या 2014 के बाद नहीं बढ़ी। इसका कारण यह है कि आज अर्बन इंडिया में 20% यंगस्टर्स के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सबसे ज्यादा 1960 के बाद है। 1960 के बाद पहली बार हमारा मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी 13% हो गया, जो एवरेज 15-16% होता था, और 2004 और 2014 के बीच में ये 18% तक पहुंच गया था। ये वरिंग साइंस है, ये वरिंग साइंस पे बात करना चाहिए। इन्फ्लेशन ये कहते हैं 1% है, आधा % है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन 7%। बाबरी मस्जिद से इकोनॉमी तक का जो रास्ता है बड़ा लंबा जा रहा है। मुझे लग रहा है बंसल साहब इस बात से नाराज हो जाएंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट इस बात पे परिवार पे। लेकिन बंसल साहब, मैं आपसे एक बहुत दिल की बात पूछना चाहता हूं, और मैं जानता हूं आप जैसे व्यक्ति हैं उस पे सही बात करेंगे। आपको लगता है ये गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए? मैं देश के जो मुख्य मसाइल हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। बंसल साहब, इस पे थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा। नहीं तो मुझे बताइए रमेश जी, आपको चर्चा करने के लिए मना किसने किया है? नहीं, मैं गृह मंत्री ने कहा है कभी आप उस पर चर्चा मत करो? न्यूज नेशन स्वतंत्र है, कर सकता है। मुझे लगता है आज राजनाथ सिंह के बयान पर चर्चा आपको करनी नहीं चाहिए थी। आपको ये कांग्रेसियों को बुला करके और सिर्फ इनको जो अपीजमेंट की जो पॉलिसी लग रही है उस पर चर्चा करनी चाहिए। राजनाथ सिंह की बात पर क्यों चर्चा करना चाहिए? नहीं करना। अरे मुद्दा तो वहीं से शुरू हुआ ना, आना चाहिए भाई। उनको पता है ये मैटर है ही नहीं कोई। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस पर आना नहीं चाहिए। बंसल साहब, देश के रक्षा मंत्री इतनी बड़ी बात कह दें कि पंडित नेहरू जो थे वो सरकारी बजट खर्च करना चाहते थे एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, सरदार पटेल साहब ने उन्हें मना किया, तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल, अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना, ताकि हमारे दर्शकों को सही बात पता लगे, सही बात भी है, गलत बात है। हाँ, वही बात मैं रमेश जी मैं भी यही बात कह रहा हूं। अगर देश के रक्षा मंत्री ने कोई बात कही है और किसी टाइम पर कही है तो उस टाइम की और उस बात की कोई वजन होता है ना जी। इस बात को खोदने की आवश्यकता है या उसको छिछली बहस में बहाने की आवश्यकता है? मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मुझे जब टॉपिक आपके गैस कोऑर्डिनेशन वाले देते हैं तो कोई पॉलिटिकल विषय होता है तो मना कर देता हूं। मैंने कहा मेरा विषय नहीं है, मेरा काम धर्म का है, राष्ट्र का है। लेकिन अगर मान लो मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं आता। ऐसे ही तहसीन पुणे वाला को भी नहीं आना चाहिए था। उनको लगता है कि नहीं, आप तय करोगे सिर्फ वो पसमंदा मुसलमान किधर आए, कहां नहीं आए, आप तय करोगे। आप तय करोगे कि पसमंदा मुसलमान कौन से डिबेट में जाए ना जाए, ये आप तय करोगे। आपका स्ट्रेस पसमंदा मुसलमान में इतना ज्यादा क्यों है?
यही तो भेदभाव की कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन डिबेट में पसमानदा मुसलमान अपनी बात रखता है। आपको क्या लगता है? होता है क्या? आपको क्या लगता है? बंसल साहब रिजवी साहब के बड़े अच्छे मित्र हैं। वो तो है, दोनों का बंसल साहब और रिजवी साहब बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आप पूछ लीजिए। 100% बंसल साहब, रिजवी साहब आपके अच्छे मित्र हैं या नहीं? बस मैं इतना जानना चाहता हूं, बहुत सच्चे। बात मित्रता की नहीं है रमेश जी। अभी नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, ये अभी नहीं मानेंगे। अच्छे मित्र है। मित्र का मेरे भाई भी हो सकते हैं, बशर्ते के वंदे मातरम बोलें। तो देखिए, अगर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो मेरा इनसे कोई रिजवी साहब ने हमारे मंच पे बोला वंदे मातरम नहीं। बंसल साहब, ये गलत बात है। का भाईचारा तभी हो सकता है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, तभी कह सकता हूँ जब रिजवी साहब ने हमारे मंच पे वंदे मातरम बोला। उन्होंने कहा मुझे वंदे मातरम कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रिजवी साहब, मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं कहता हूं रिजवी साहब हो या ये पुणे वाला हो, अगर ये भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत हमेशा आगे बढ़ेगा। बंसल साहब को ठेका मिला हुआ है। अरे रमेश जी, अरे मुझे बोलने दीजिए भाई, मैं इतना रिजवी साहब बोलिए। रिजवी साहब, अरे रमेश जी एक मिनट, रिजवी साहब बोल लीजिए। मुझे तो बोलने दीजिए। रिजवी साहब पहनता हूँ, देखिए बंसल साहब अच्छा, तो अच्छा वो आपने बंसल साहब से नहीं बंधवाया। बंसल जी को ठेका मिला, आपने गलती करी। पहना तो बंसल साहब से बंधवा लेते, उन्हें याद रहता। मातरम बुलाते हैं तो इनको 10,000 रुपया मिलता है। रिजवी साहब सुनिए, अरे रमेश जी, विनोद बंसल जी को ठेका मिला हुआ है। एक बार वो किसी से वंदे मातरम बुलवा लेते हैं तो 10,000 रुपये उनको मिलता है। ये उनको ठेका मिला हुआ है। और अगर ये जय श्री राम बुलवा लेते हैं तो 15,000 रुपये इनको मिलता है। ये इनका फिक्स है। इसीलिए ये हर चैनल पे जाके सबसे कहते हैं भैया एक बार बोल दो। अगर किसी को मान लिया जाए, बंसल जी किसी दिन आप प्रोग्राम रख लीजिए, मैं 1000 मरतबा बोल दूंगा। जो है ना जी, शाहजहां के चंगुल में फंसी हुई थी, मैं 1000 मरतबा बोल दूंगा। दूसरी बात ये अभी जो रमेश जी आपने कही, ये 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं। पूरा देश ये खोदना चाहते हैं। यानी लोग चांद पर जा रहे हैं, ये पाताल में जाने की तैयारी में। वंदे मातरम बोल दो आप। ये कह रहे हैं कि पाताल में हम जाएंगे। अगर आप भाई बनना चाहते हो तो वंदे मातरम बोल दो, भारत माता की जय बोलिए। मैं क्या कह रहा हूं, किसी दिन प्रोग्राम रख लीजिएगा, अपने मंच पे बुलाइएगा। ये आपका मंच नहीं है। आप अपने मंच पे मुझे गेस्ट बुलाइएगा। मैं 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपना मंच सजाइए, दूसरों के मंच पे क्यों बुलवाते हो? आप दूसरों के मंच पे क्यों बुलवाते हो? अपने मंच पे बुलाओ मुझे, मैं बोल दूंगा जो कहूँगा वो बोल दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी दुकान जो है वो इसीलिए चल रही है। आपकी दुकान इसीलिए चल रही है। आप एक जलसा करो, मुझे गेस्ट रखो, चीफ गेस्ट बनाओ। मुमताज आलम रिजवी को मुमताज आलम रिजवी बोलेंगे। अब आप आइए, मैं देखिए बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की। रिजवी साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया। अगर आपका मन है बोल दीजिए, वंदे मातरम नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दबाव नहीं है। भारत का लोकतंत्र ने मौका देता है। भाई मुझे तो पैसे मिलते नहीं है, न बोलने में न बोलने। अरे तो आप बोल दीजिए, 10,000 ही दिलवा दीजिए अगर आपके मन में भाव है तो। मेरी क्या कुछ चलती भाई। अरे भैया तो ये मंच अपना सजाए ना रमेश जी। आप नहीं बोलेंगे, बोल दूं रमेश जी यही तो बात है। मंच सजाए, मुझे बुलाए, मैं तो कह रहा हूं 1000 मरतबा बोल दूंगा। ये अपना मंच सजाए, मुझे चीफ गेस्ट। ठीक है तहसील भाई, बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आपको वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय सिया राम। रोहित जी बहुत धन्यवाद। बंसल साहब, रिजवी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मुद्दा वही है, कांग्रेस पूछ रही है ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाइए। बीजेपी का कहना है यह तुष्टीकरण की राजनीति है। बहरहाल बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।